इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो 4 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है, मौज आ जाएगी। फिर आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि हम ईएम वेव्स सही से कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे लास्ट ईयर दोनों शिफ्ट में, एक शिफ्ट में जनवरी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे और अप्रैल शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए थे, मतलब जितने पेपर उतने क्वेश्चन, मतलब लगभग कि अगर आपने कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन आना तय है। तो 4 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। मैंने कोशिश क्या करी है, मैंने कोशिश करी है कि मैं सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट में पढ़ा दूँ। तो मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं और उन फॉर्मूले पे भर भर के सवाल रखे हैं, मतलब इतने भी नहीं, लेकिन मतलब ऐसा कोशिश किया है कि लगभग सारे के सारे फॉर्मूले एक बार आपके यूज़ हो जाएं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे आपके 4 नंबर बनेंगे ही बनेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही हॉट टॉपिक है, छुओगे तो हाथ जल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे दिमाग से छूना ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो हम सीधे सीधे, मैं लगभग सारी थ्योरी कवर करिए। देखो होता क्या है, ईएम वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसमें 3 चीज़ होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक उसकी वेलोसिटी या स्पीड। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे के नहीं, एक तीसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सी इधर है, ठीक है बच्चों, एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर ई इधर है, बी इधर है, सी इधर है, समझ रहे हो बात। अगर कोई इंसान बी ऊपर बना देता और ई बाहर बना देता, जैसे ये ई बाहर की तरफ, तो ये गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन सबको बनाने में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या बच्चों? कि हमेशा ई क्रॉस बी, ई कैप क्रॉस बी कैप सी की दिशा में होना चाहिए। तो ई क्रॉस बी सी की दिशा में होगा, या आप एक ऐसा चक्कर बना लो ई बी सी, ई क्रॉस बी सी की दिशा में, या बी क्रॉस सी ई की दिशा में। तो बी इधर है तो बी क्रॉस सी ई की दिशा में, या तीसरा क्या है बच्चों, सी क्रॉस सी बी की दिशा में, तो सी इधर है, ठीक है। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा, नहीं आता सीख लेना। सी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, तो सी इधर है, सी क्रॉस सी बी की दिशा में, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि ऑसिलेट करती रहती हैं। अगर ये ऑसिलेट करके दिशा बदलती हैं, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा तो बी अंदर हो जाएगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे बच्चों? जैसे मान लो बी अंदर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ई क्रॉस बी सी की दिशा में होता है। अब सोचो, ई नीचे है, ई नीचे है ना ये, और बी अंदर है, तो अभी भी ई क्रॉस बी सी की दिशा में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब, ये कितना भी घूम लें, घूम फिर के कुछ भी कर लें, इन फॉर्मूलों को इनको फॉलो करना ही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ऑर्डर बदला, ये ऑर्डर बहुत सिंपल याद करना, जैसे ए बी सी होता है वैसे ई बी सी हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगर ये ऑर्डर बदला तो माइनस आ जाएगा, जैसे आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के होता है। जैसे अगर आप गलती से बी क्रॉस ई कर दो तो माइनस सी आ जाएगा। जैसे आप देख लो भाई, बी इधर है, बी क्रॉस ई, तो बी क्रॉस ई, बी से ई की दिशा में जाओगे तो वो प्लस सी की जगह माइनस सी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, केवल इस दिशा के ज्ञान से ही आपका बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है बच्चों। ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल चीज़ है और आप इसको देखते रहो, मज़ा आता रहेगा आपको। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और कि बच्चों, अगर आपको सीरियसली इस लेक्चर से कुछ लेके जाना है तो कृपया करके कॉपी पेन खोलें, इसको मूवी की तरह मत देखें। अगर आपको मूवी की तरह आ रहा है, देखने का मन कर रहा है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कोई फिल्म देख लें, लेकिन ये सब ना देखें प्लीज़। आपको फ़ायदा उठाना है, सीरियसली बता रहा हूँ कि ये जो भी वीडियो होगा, जो भी इसकी लेंथ होगी 30, 40, 50 मिनट, इस पूरे में आप ईएम वेव सीख के जाओगे। आप इतना सीख के जाओगे कि आपसे ईएम वेव के क्वेश्चन बाकायदा एग्जाम में हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए कॉपी पेन उठाना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। प्लीज़ कॉपी पेन उठाओ, हर चीज़ लिखते चलो। अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूले को लिखने, भाई फॉर्मूले इसलिए लिखने हैं कि अभी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके पास सारे फॉर्मूले सामने होंगे, तभी तो आप अप्लाई करोगे आप। तो सही से एप्लीकेशन के लिए प्लीज़ लिखते चलो, रिक्वेस्ट। अच्छा भाई, आगे चलें, अगला। अच्छा, एक आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी एक बहुत अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ है जेईई मेन के लिए, AOTS, और इसमें आपको रियल फील मिलती है जेईई मेन की, ठीक है। और इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशन है और लाइव मेंटरशिप सेशन, मतलब आप अपने जो टीचर हैं उनकी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए ये। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं आगे। इनकी जो इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन इसमें कुछ आई कैप जे कैप के कैप होगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी। ध्यान रखना, इन दोनों के फेज, इनको बोलते हैं फेज, फेज मतलब एंगल, इन दोनों के एंगल कतई सेम होते हैं। आप चुपचाप इसको कॉपी कर दो, मतलब इस पूरी टर्म को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। फेजेस आर एग्जैक्टली सेम मीन्स यू कैन कॉपी द साइन कॉस टर्म एज इट इज। अच्छा भाई, अब बात है कि वेव किधर चल रही है, इसका पता कैसे चलेगा।
तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ऐसे लगा होता है कि इसके एंड में ना कुछ लिखा होता है, जैसे जे कैप लिखा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में। अब लाइट किधर चल रही है वो कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है बच्चों। मान लो इस इक्वेशन में जे कैप लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब अंदर देखो, ये जो अंदर लिखा होता है ना एक्स वाई जेड, ये लाइट की दिशा होती है कि लाइट चल कैसे रही है। जैसे कि अगर यहाँ x लिखा है तो लाइट x में चल रही है, y लिखा है तो लाइट y में चल रही है, अगर ky होता तो लाइट y में चलती, kz होता तो लाइट z में चलती। लेकिन अब एक छोटी समस्या है कि देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी प्लस y में है तो कभी माइनस y में, कभी प्लस y में कभी माइनस में, क्योंकि ऑसिलेट करती रहती है। लेकिन लाइट की जो दिशा है वो तो हमेशा फिक्स रहेगी। अब वो दिशा निकाले कैसे, वो दिशा निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है क्या, अगर इस t और x के साइन ऑपोजिट है तो पॉजिटिव दिशा में चल रहा है, और अगर सेम साइन है तो नेगेटिव दिशा में चल रहा है, ठीक है ना। इफ ओमेगा टी एंड के एक्स हैव ऑपोजिट साइंस देन वेव ट्रेवल्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन नहीं, ये प्लस एक्स होगा, ऑपोजिट साइन ये गलत हो गया। अगर ऑपोजिट साइन है तो प्लस एक्स दिशा होगा एंड माइनस एक्स फॉर सेम साइन, ये ऑपरेटर मिस्टेक है, ध्यान रखना। क्या बच्चों कि अगर ओमेगा टी प्लस के जेड लिखा है तो वेव माइनस जेड में चलेगी, ठीक है बच्चों। अगर ओमेगा टी सेम साइन है तो नेगेटिव दिशा में, याद हो गया बच्चों। तो अगर आपको कभी भी लिखा है 2t प्लस, क्या हो गया भाई इसको, क्या हो गया, हाँ भाई आ जाए, तो ध्यान रखना अगर एंगल के बीच में 2t प्लस 3x लिखा है तो ये माइनस एक्स दिशा में, और अगर 2t माइनस 3x लिखा है तो ये प्लस एक्स दिशा में। 2t माइनस 3y लिखा है तो प्लस y दिशा में चल रही है, और 2t प्लस 3y लिखा है तो माइनस y दिशा में चल रही है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, चलो भाई। तो इतना हम लोगों ने सीख लिया। चलो भाई अब बहुत अच्छी बात, ये जो ई नॉट होता है आरएमएस वैल्यू, जैसे आपने एसी में पढ़ी होगी, इसको रूट 2 से डिवाइड करो, ऐसे बी आरएमएस भी इसको रूट 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे आपको पता चल जाता है। ठीक है भाई, सीखने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत कुछ वही है जैसा वेव्स होता है, एसी होता है, सेम टू सेम। अब ध्यान रखना, एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है, आपको पता ही है। अगर एंगल डायमेंशनलेस होता है तो ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। अब देखो बच्चों, अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब ये जो ओमेगा है इसकी यूनिट 1/सेकंड होनी चाहिए, क्योंकि 1/सेकंड सेकंड डायमेंशनलेस हो गया। ऐसी के की यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों, के की यूनिट होनी चाहिए बच्चों 1/मीटर, सिंपल सी बात है। अब ओमेगा बाय के की डायमेंशन, ओमेगा 1/सेकंड है, के 1/मीटर, मीटर पर सेकंड होगी, और मीटर पर सेकंड किसकी डायमेंशन होती है, हमको बचपन से पता है किसकी होती है बच्चों, स्पीड की, वेलोसिटी की। तो इसका मतलब सिंपल सी बात होती है, वैसे ये लॉजिक नहीं है, यूनिट से आप लॉजिक नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर ये सत्य है कि ओमेगा बाय के जो होता है वो v होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रख सकते हो कि ओमेगा बाय के अगर v है तो इसका मतलब ओमेगा बराबर v के। ठीक है बच्चों, तो वैसे सच बताऊँ, एक हमारे जो वी के सर हैं, विनीत खत्री सर, इनके पास एक बहुत महंगी घड़ी ओमेगा की। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा घड़ी बहुत महंगी होती है, तो आपको याद रहेगा कि ओमेगा बराबर वी के है। पता नहीं घड़ी है कि नहीं, लेकिन आपको याद हो गया होगा ओमेगा बराबर वी के। ठीक है, अच्छा, तो ओमेगा बराबर वी के हो गया बच्चों। अच्छा भाई, अब क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट सी होता है। अब इस फॉर्मूले में दिक्कत कुछ नहीं, बस ये है कि कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि ई नॉट बाई बी नॉट सी है, या ई नॉट इंटू बी नॉट सी है, या बी नॉट बाई ई नॉट सी है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। देखो बच्चों, आप कभी किसी ना हॉस्पिटल के पास से गुजरना, भर्ती नहीं होना भाई, ठीक है, और आप देखो कि किसी हॉस्पिटल्स वगैरह के आसपास के एरिया में बहुत बड़े बड़े में लिखा होता है कि हमारे पास 1 टेस्ला की एमआरआई मशीन है। एमआरआई वो बॉडी की एमआरआई होती है, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, वो दिमाग की बॉडी की एमआरआई होती है। तो वहाँ पे लिखा होता है कि हमारे पास 1 टेस्ला की एमआरआई मशीन है, कई बार लिखा होता है हमारे 2 टेस्ला की एमआरआई मशीन है। इसका मतलब समझ लो कि 1 टेस्ला या 2 टेस्ला की एमआरआई मशीन बड़े बड़े बोर्ड पे लिखी जाती है। मतलब 1 या 2 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही गजब की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो 1-2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए बहुत भारी मशीन लगती है, लाखों की, करोड़ों की। तो इसका मतलब 1 टेस्ला एक बड़ी चीज़ है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, पता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, v/d। सोचो आपके पास एक छोटी सी बैटरी है 2 वोल्ट की, उसको आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर की वायर से जोड़ दो। यार ये रंग, चलो कोई नहीं। अगर आपने 1 सेंटीमीटर की वायर से जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस से, इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मतलब 200। आप सोचो एक छोटे से 1 सेंटीमीटर की वायर और एक 2 वोल्ट की बैटरी से आप 100 इलेक्ट्रिक फील्ड, 200 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रहे हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मुफ्त की चीज़ है, आराम से मिल जाती, खूब जनरेट कर लो। तो इसका मतलब B बहुत छोटी चीज़ होती है, E बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो B/E C नहीं होगा, E/B C होगा। ठीक है बच्चों,
सही है। तो ई नॉट बाई बी नॉट सी होता है ये वैक्यूम में, लेकिन अगर कोई और मीडियम होगा तो उस केस में क्या होगा, ई बाय बी वी हो जाएगा, जहां पे वी उस मीडियम में लाइट की स्पीड है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि अगर आप ईएम वेव्स के हिस्ट्री उठाओ तो आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ईएम वेव के केवल इस फॉर्मूले पे आए हैं। मतलब अगर आप ये फॉर्मूला करके जा रहे हो तो हो सकता है आपसे ई नॉट दे दे और बी नॉट पूछ ले, या उसका वाइस वर्सा कर ले। मतलब इस फॉर्मूले से सवाल आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ ध्यान से देखते रहो, कॉपी पेन से लिखते रहो, क्योंकि देखो यार हम इसकी पीडीएफ अटैच कर देंगे। पीडीएफ तो इंटरनेट पर दुनिया भर के अटैच्ड है, लेकिन आपके साथ पीडीएफ नहीं जाएगी हर जगह, आपके साथ वो जाएगा जो आपके दिमाग में। प्लीज़ लिख लो, और उस पीडीएफ को भी देख के आपको कॉपी करना पड़ेगा। अपने हाथ से जो लिखी हुई चीज़ होती है उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ अपने नोट्स में उसको हैंड टू हैंड लिख लें, अदरवाइज ये वीडियो देखना बेकार है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ देखते चलें। नेक्स्ट पेज, चलो प्रैक्टिस ऑन डायरेक्शन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर b बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के वाई है और यहाँ पर आई कैप लगा देते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कुछ नहीं सोचना। ओमेगा टी प्लस के वाई है, इसका मतलब जो लाइट है वो किस दिशा में चल रही है, माइनस वाई दिशा में। ठीक है बच्चों, वाई है, दोनों के साइन सेम है तो माइनस वाई दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में बच्चों, आई कैप, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आई कैप दिशा में है। ठीक है बच्चों, आई कैप बोले तो एक्स दिशा में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, ये एक्स है, वाई है, जेड होगी, काम खत्म। प्लस माइनस जेड की टेंशन मत लेना, वो बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन जेड दिशा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो एक एक्स है, एक वाई और तीसरा जेड। लो जी, अब कई बार जान तो ऐसे भी सवाल आए हुए हैं जिसमें सिंपल ये दिशा पूछी है, बस आपने देख लिया एक आई है, एक जे है, तो तीसरा के है, तीसरा जेड है। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, नहीं। और सीरियसली इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। आगे चलें, चलो भाई ध्यान रखना, लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ पे μ0 को रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। किसी और मीडियम में μ0 की जगह म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। म्यू को μ0 μr बोलते हैं, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बोलते हैं। इस 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इस 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को आप लिख दो c, और नीचे बच गया √μr एप्सिलॉन r। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, तो इसका मतलब बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह जो चीज़ है वो μr एप्सिलॉन r है। तो सिंपल सी बात, अगर आपको μr पता है, एप्सिलॉन r पता है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो। ट्रस्ट मी, इससे बहुत सवाल आते हैं, आप अपने PYQ की बुक खोल लें। ठीक है बच्चों, आगे अगला फॉर्मूला थोड़ा लेंदी सा है। एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, किसी वेव की एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है। ये फॉर्मूला एक्चुअली बच्चों को पता भी होता है। एक्चुअली आप लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है, पढ़ रखा होगा आपने शायद। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर वहाँ पे हाफ होता है, यहाँ पे 1/4 क्यों आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली ई स्क्वायर होती है। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वॉट एवर। तो जब आप इसकी एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे केवल ई नॉट होता तो एवरेज ई नॉट ही होता, लेकिन इस टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे ई का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर की एवरेज हाफ होती है। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर की एवरेज कॉस स्क्वायर की एवरेज हाफ होती है। ठीक है ना, कॉमन सेंस है, साइन स्क्वायर 0 से 1 जाएगा तो हाफ आ जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज़ 0 से 1 जाए उसका एवरेज हाफ है, लेकिन यहाँ पे इसका एवरेज हाफ है। तो ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे ई नॉट बाय 2 आएगा, ई नॉट स्क्वायर बाय 2, तो ये 1/4 का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है सेम फॉर्मूला होता है, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह बी नॉट आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बहुत हद तक सेम होते हैं, बस जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर होता है वहाँ म्यू नॉट नीचे आ जाता है। जैसे कि कूलम्स लॉ क्या होता है बच्चों, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ऐसे ही मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, बायट-सवॉर्ट लॉ से। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा कभी उनको एकदम सब कुछ याद आते रहता है, सर बता रहे हैं बड़ा मजा सा आ रहा है ना। ठीक है, तो वहाँ पे होती है μ0/4 पाई dl क्रॉस r बाय r क्यूब वॉट एवर। अब देखो बच्चों, 4 पाई की जगह, ये मैग्नेटिज्म का बेसिक है, 4 पाई की जगह 4 पाई, यहाँ μ0 ऊपर है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी हद तक सेम होता है, बस μ0 एप्सिलॉन नॉट ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, 1/4 ई नॉट स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर म्यू नॉट नीचे। अच्छा भाई, अब क्या कर सकते हैं, मुझे एक चीज़ पता है कि ई नॉट बाय बी नॉट कितना होता है बच्चों, सी होता है।
तो आप बी नॉट को ई नॉट बाई सी लिख दो, तो बी नॉट को मैंने ई नॉट बाई सी लिखा, तो ई नॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया। अब क्या करो बच्चों, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ देखो बच्चों क्या दिख रहा है, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, तो ये रूट हट गया, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया, म्यू नॉट कट गया बच्चों आपके पास, तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 4 हो गया बच्चों। आइला ये क्या, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो लो आइला आइला हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है कि एक ईएम वेव की इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल सेम होती है। बच्चों लिखते चलो, हम देखो हम फिल्म की तरह छोड़ देंगे दिक्कत हो जाएगी। आपने कभी सोचा, देखो लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने हुएन टसांग का नाम सुना होगा, सुना है? वो कभी इंडिया घूमने आए थे या पता नहीं कहाँ घूमने गए थे, लेकिन उन्होंने लिख दिया, वो अमर हो गए। ठीक है, क्या महाभारत केवल वेद व्यास जी ने देखी थी? कईयों को महाभारत की कहानी पता होगी, लेकिन वेद व्यास जी अमर क्यों हो गए? खैर वेद व्यास जी ने बहुत कुछ काम किया है, मतलब इंडिया के बिल्कुल सर्वे सर्वा हैं वो। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि क्या महाभारत केवल वेद व्यास जी ने देखी थी? नहीं भाई, बहुत लोगों ने देखी, लोगों ने लिख दिया। आप भी इतिहास में दर्ज करो चीज़ों को, ठीक है, दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप भी इस जो पढ़ रहे हो इसको इतिहास में दर्ज करो, अपने दिमाग के इतिहास में ना, और भी लिखते रहना आगे ज़िंदगी में, अपनी कोई किताब लिखना। फिलहाल ऐसे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी, अमर हो गए भाई साहब। ठीक है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ऐसे फिल्म की तरह नहीं देखना, दोनों सेम होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों एनर्जी डेंसिटी होती है, दोनों के लिए सेम होती है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे टोटल एनर्जी डेंसिटी, अरे भाई मैग्नेटिक में भी 10 है, इलेक्ट्रिक में भी 10 है, तो टोटल कितनी होगी 20, मतलब दोनों में से किसी का डबल कर दो। तो इसका मतलब दोनों में से किसी का डबल कर दो, तो ये 1/4 का ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, दोनों सेम ही। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है बच्चों, सही है। अब इंटेंसिटी को कई बार एनर्जी फ्लक्स या कुछ भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं। इंटेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, ये होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, अब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम वॉट बाय मीटर स्क्वायर। आप यूनिट से पहचानना, नाम क्या लिख रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, जब भी वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाए मतलब इंटेंसिटी की बात हो रही है। ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। प्लीज़ बच्चों, थोड़े फॉर्मूले को ओवरडेज हो रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा भी नहीं है, आप ध्यान से लिखते चलो। ठीक है, कई बार मन की नहीं सुननी होती, कई बार तन की सुननी होती तो आप लोग कृपया करके लिखते चलो, है ना, अपने दिमाग की सुनो। ठीक है, दिमाग भी तन का ही भाग है। ठीक है, तो आप लोग सुनो, प्लीज लिखते चलो। तो इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होती है। एक पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस आर पे P/4πr² होती है, जहाँ पे P उसकी पावर है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कई जगह और भी काम होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी जो होती है एनर्जी डेंसिटी इंटू सी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी का आप ये फॉर्मूला ले लो, तो यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर दो, ये ले लो तो यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। भाई साहब ये कौन गलती कर रहा है? ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, प्लीज लिखते चलो और हैंड टू हैंड रटते चलना। ठीक है बच्चों, ये रेडिएशन प्रेशर ये मॉडर्न में भी आता है। ये कहता है कि अगर कोई वेव नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है, बिल्कुल सीधे सीधे कर रही है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो I/c, I इंटेंसिटी है, C स्पीड ऑफ लाइट है, 1+r होता है, जहाँ पे R वो फ्रैक्शन है जो रिफ्लेक्ट होता है, A वो फ्रैक्शन है जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब फ्रैक्शन। नेचुरल सी बात है, या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी, तो A+R 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसी कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए R1 होगा, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये 1+1 2I/c होगा। कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगी तो उसका R 0 हो जाएगा, तो I/c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है, इसी फॉर्मूला में एक एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। अगर चेंज इन मोमेंटम पूछे तो फोर्स ΔP/ΔT होता है। इस पेज से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज लिखते चलो, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है दैट डज नॉट मैटर, लिखते चलो। अभी सवाल करेंगे, प्लीज सवाल करने में ऐसा नहीं कि आप पीछे जा रहे हो फॉर्मूला देखने, नहीं बच्चों, अगर आपको सीरियसली फायदा उठाना है तो सब कुछ लिख लो। ठीक है बच्चों, और हैंड टू हैंड एकदम जीरो से हीरो बन के जाओ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, मैं इनके प्रूफ में नहीं पढ़ रहा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो बच्चों मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम का एक टॉपिक है एनसीईआरटी में 8.4, मुश्किल से 1-1.5 पेज का टॉपिक है, 2 पेज होंगे मुझे नहीं पता। इसमें उनका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बहुत कुछ दे रखा है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ लिख लेना, क्योंकि यार वो ना 1-2 पेज की चीज़ है। अब मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊँ कि रेडियो वेव्स इसलिए यूज़ होती हैं मोबाइल चलाने के, ये चलाने के, और
माइक्रोवेव खाना गर्म करने की यूज़ होती है, बहुत लंबा वीडियो जाएगा, प्लीज़ पढ़ लो क्योंकि मैं एक आध होता पॉइंट भूल जाऊँ या छोड़ दूँ, ठीक है। तो इस पर कई बार सवाल आते हैं और वो सवाल एनसीईआरटी के अंदर के आते हैं। हाँ, एक आध ऐसे मैंने सवाल देखे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं, लेकिन वो मैच द कॉलम में। तो मैच द कॉलम में 4 वेव लेफ्ट दे रखे हैं, 4 यूजेस राइट दे रखे हैं। अगर आपको उसमें से 2 का पता है, 3 का पता है, 1 का नहीं पता, तो आंसर हो जा रहे हैं। मतलब अभी तक मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा जो एनसीईआरटी से इस केस में बाहर का आया। तो आप इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह रट लो क्योंकि इस पर सवाल आते हैं बच्चों, प्लीज़ रटना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। हाँ, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी लैम्डा भी सबसे कम होगा। तुम बोलोगे कहाँ से? अरे भाई साहब, एनर्जी h इंटू फ्रिक्वेंसी होती है, यह एच सी बाई लैम्डा होती है, ई ज़्यादा एफ ज़्यादा लैम्डा कम। तो मैक्सिमम एनर्जी गामा की होती है, फिर उससे कम एक्सरे की, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर अल्ट्रावायलेट के बाद वेबग्योर, ठीक है, वायलेट से ऊपर अल्ट्रावायलेट, फिर रेड से नीचे इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो। इनकी एनर्जी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। कमाल की बात है, अकेले इस ऑर्डर पे भी कई बार सवाल आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस होती है हमारे लिए। जैसे अल्ट्रावायलेट, एक्चुअली इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है तो हमारे स्किन को वो करती है। मैं बचपन में बहुत गोरा हुआ करता था, ठीक है सर, अब मैं थोड़ा काला हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अल्ट्रावायलेट ने गोरा काला कर दिया ना, ठीक है। जहाँ अल्ट्रावायलेट नहीं पड़ती वहाँ पे आप थोड़े गोरे होते। जैसे अपनी आर्म्स हैं, ये वाली आर्म्स थोड़ी ऐसे काली क्वालिटीज होती है, लेकिन आप थोड़ा ऐसे जाओगे तो थोड़ा गोरापन दिख सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, एक्सरे और ख़तरनाक होती हैं, वो आपकी स्किन को भेज जाती हैं लेकिन आपके अस्थि पंजरों से वापस आ जाती हैं, तो इसीलिए अस्थि पंजरों का डायग्राम बन जाता है। और गामा तो भाई सब कुछ पार कर देती है, आपको एकदम लगा देती है आपकी लंका, ठीक है बच्चों। तो ये प्लीज़ पढ़ लेना प्लीज़। और मैं कह रहा हूँ कि बस इस वीडियो को बाद सबसे पहले ये काम कर लेना बच्चों। देखो, अगर आप कुछ फॉलो करोगे तो ही फ़ायदा होगा, ऐसे केवल देखने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो जी, अगली चीज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअली क्या होता है कि कैपेसिटर से, एक कैपेसिटर की वायर है, यहाँ करंट आया तो ये करंट यहाँ से निकल गया, तो एक करंट होता है जो बीच में होता है, और ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। क्या होता है मैं फिर बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ और उनको रटने का तरीका बता रहा हूँ जहाँ तक हो सके, बाकी आपको रटना। ये कंडक्शन करंट कहलाता है, ये डी क्यू बाई डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर होता है, ये होता है एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। ये फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब तुम बोलो कितने फॉर्मूले सर? बस कोई फॉर्मूले नहीं है, बस एक रिकैप करना है। तो हम एक बारी करते हैं रिकैप, उसके बाद हम करते हैं सवाल, और हमको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमको ये लगने वाला है कि ईएम वेव्स आया तो सर फोड़ देंगे, मचा देंगे, ठीक है बच्चों। चलो भाई, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो करते हैं भाई। पहली बात कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, EBC, एक आई एक जे एक के, ठीक है बच्चों। इक्वेशन में जब भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है तो ये वेव की दिशा प्लस एक्स है, और अगर मान लो यहाँ पर लिखा है के वाई तो ये माइनस वाई। देखो प्लस है तो माइनस है, मतलब दोनों के साइन सेम। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो माइनस ओमेगा टी माइनस के वाई है तो ये माइनस वाई दिशा, क्योंकि दोनों के साइन माइनस है तो भी सेम, ठीक है बच्चों। ये हो गया। दूसरी बात, ई नॉट बी नॉट कितना होता है बच्चों? ई नॉट बी नॉट क्या होता है? C या V, जो भी मीडियम हो उसके हिसाब से, ठीक है, स्वाद अनुसार लगा सकते हो आप। अच्छा जी, अब क्या करें भाई साहब? ये फॉर्मूला हो गया। एनर्जी डेंसिटी हाफ 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय मी नॉट, ये होती है 1/4 ई नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों आपस में सेम होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी में इनका डबल हो जाएगा, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई नॉट। अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो दोनों को C से मल्टीप्लाई कर दो जी। बिल्कुल सर, हमको याद हो गया, बिल्कुल आपने सर ऐसा याद कराया कि हमको एकदम कंठस्थ याद हो गया। किसी पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी जो होती है वो पावर बाय 4πr² होती है, सर हमको ये भी याद हो गया, ठीक है बच्चों। और जो प्रेशर होता है वो I/C 1+R होता है जी, ये भी याद हो गया सर। अगर कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग है तो 2I/C, और अगर कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग है तो I/C, ठीक है बच्चों। बस हो गए सारे फॉर्मूले खत्म। तब भी एक बार देख लेते हैं भाई खत्म हुए कि नहीं हुए भाई। ये हो गया। अच्छा, ये और बच गया EBC, ABC की तरह याद करना। EBC E क्रॉस B C की दिशा देता, B क्रॉस C की दिशा देता है, ठीक है। ये हमको याद नहीं करना है ना, ठीक है। ये दोनों चुपचाप छाप देने। RMS आपको पता है, हाँ, एक फॉर्मूला और ओमेगा बराबर V के, ये आपको ध्यान रखना। E/BC होता, हमको याद हो गया, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों ने देख ही लिया बच्चों। E0 में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोस्टैट्स में।
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है, पढ़ रखा होगा आपने शायद, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर वहाँ पे हाफ होता है, यहाँ पे 1/4 क्यों आ रहा है? यहाँ पर एक्चुअली ई स्क्वायर होती है। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वॉटेवर। तो जब आप इसकी एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे केवल ई नॉट होता तो एवरेज ई नॉट ही होता, लेकिन इस टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे ई का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर की एवरेज हाफ होती है, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर की एवरेज कॉस स्क्वायर की एवरेज हाफ होती है, ठीक है ना। कॉमन सेंस है, साइन स्क्वायर 0 से बन जाएगा तो हाफ आ जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज़ 0 से बन जाए उसका एवरेज हाफ है, लेकिन यहाँ पे इसका एवरेज हाफ है। तो ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता, तो कर्म करना पड़ेगा, फिलहाल लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पढ़ लेना बच्चों, ये ऑर्डर तो आपने याद कर ही लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है, तुम बोलोगे सर एक्सरे खतरनाक हो तो हमारे एक्सरे क्यों लेते हैं भाई? अरे भाई वो थोड़ी देर के लिए देते हैं। अगर आपको 10 सेकंड एक्सरे में रख दिया जाए ना, तो जैसा एक्सरे दिखता है ना आप वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d/dt। चलो जी, हम लोगों ने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर एप्सिलॉन नॉट d/dt। लो जी, हो गया। अब चलते हैं आगे, सवाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप के सवाल कवर कर दूं, और आप प्लीज़ सवाल करो। देखो फिल्म की तरफ मत देखो, मैं साफ बताऊंगा, ठीक है। फिल्म की तरफ देखना तो कोई वेब सीरीज़ देख लो, अगर ज़्यादा टाइम हो, अगर कुछ नहीं करना है तो, ठीक है। और अगर करना है तो ज़िंदगी भर देखो वेब सीरीज़, कॉलेज जाके कौन मना कर रहा है आपको। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, द रिलेशन बिटवीन एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये, अरे भाई हमने बेरा है कि बेरा है कि दोनों आपस में होते हैं सेम, बिल्कुल सेम होते हैं। बी आंसर है भाई साहब, देखें कतई बी आंसर, तालियां, ठीक है। तुम बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, हाँ भाई आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इतना द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है बच्चों। मैंने कहा था ओमेगा बराबर वी के, तो वी बराबर ओमेगा बाय के, वी बराबर ओमेगा बराबर वी के ना भाई, क्या कर रहा हूँ। तो वी बराबर ओमेगा बाय के, ओमेगा कौन सा होता है? ओमेगा टी, जो टाइम के साथ है, तो 10 × 10⁻10, और के जो एक्स के साथ है 500, ठीक है बच्चों। इसको 2 0 दे दो तो ये 1000 हो गया, 1000/502 × 10⁻8, ठीक है बच्चों। अब ये जो लाइट, ये जो स्पीड है, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लो जी, है आसान क्वेश्चन? अजी सर बिल्कुल आसान है, मौज आने वाली है, 4 नंबर बनने वाले हैं भाई साहब। आंसर सी है, क्या दे रखा है? सी दे रखा है, कतई मौज आ रही है भाई। अगला, एक ईएम वेव इतनी स्पीड से चल रही है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर 1.0 है, इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? एप्सिलॉन आर पूछा है। लो जी, कितना आसान। मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v। तो लाइट की स्पीड होती है इतनी और इस मीडियम में है इतनी, तो लो जी आपके पास ये हो गया 3/2, और ये होता है √μr एप्सिलॉन आर। तुम कहोगे कहाँ बताया? रहे भाई साहब कॉपी देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिना कॉपी देखे मत करो, वो टाइम भी बर्बाद चले जाता है। रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, तुलसीदास जी की तरह, वेद व्यास जी की तरह, कतई सब रिकॉर्ड कर लो। महान काम कर दिया उन लोगों ने, आप भी करो, आप भी महान हो सकते हो, सब रिकॉर्ड करो, ठीक है बच्चों। टाइम बर्बाद मत करो, केवल देख लिया सब बेकार है, ठीक है बच्चों। अब क्या हो बच्चों कि म्यू आर तो 1 दे रखा है, तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया? 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9/4। 9/4 कितना होता है? 2.25। लो जी 2.25 आंसर ए आ गया। चलो भाई देखते हैं आंसर ए है भाई, बिल्कुल है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है इंटेंसिटी दे रखी है, एम्पलीट्यूड पूछ रखा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है B0²/2 μ0 × C। आपसे B0 पूछ रखा है, तो B0 आपके पास होगा, B0 आपके पास होगा B0² होगा 2I μ0/C, ठीक है बच्चों। अच्छा एक छोटी सी बता रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके ना फॉर्मूले में चलते रहा करो और बाद में वैल्यू रखा करो, क्योंकि शुरू में वैल्यू रख दोगे तो शुरू में ही गुड़ गोबर हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो इसीलिए आखिरी तक चला करो, है ना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, रख लेना वैल्यू यार। I0 दे रखा है, C सबको पता होता है, μ0, कई बच्चे ऐसे भी चमत्कारी जिनको μ0 की वैल्यू नहीं पता। ध्यान रखना बच्चों, μ0/4π 10⁻⁻7 होता है,
तो हमारे पास म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इस वैल्यू को आप लोग याद कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप लोग याद कर सकते हैं, रख लेना, आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा सही होगा। ठीक है बच्चों, आंसर आ ही गया होगा अब तक, आंसर इसका 43 आएगा, कर लेना। ठीक है बच्चों, तो प्लीज सवाल करने, नहीं तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रिक इज गिवन बाय इतना। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, कुछ सवाल तो ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर x है, तो लाइट कहाँ चल रही है, लाइट चल रही है x में। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में J कैप लिखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में है बच्चों, J मतलब y में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Z में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड Z में होगी, तो हमारे पास ये और ये आंसर, दो आंसर आगे, अच्छा 3 आंसर आगे, कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत है, कोई फायदा नहीं, 3 आंसर Z में। चलो भाई कोई नहीं, एक तो गया कम से कम। अब बचा क्या, बचा एम्पलीट्यूड पता नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ई नॉट बाई वी नॉट क्या होता है, ई नॉट बाई वी नॉट सी होता है। ठीक है बच्चों, या वी होता है, तो आपके पास यहाँ पर बताना ई नॉट बी नॉट सी हो गया। अच्छा बच्चों, एक गलती मत करना, ये सी की जगह वी भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे स्पीड सही है कि नहीं। स्पीड कैसे देखोगे बच्चों, ओमेगा बराबर वी के, वी बराबर ओमेगा बाई के। ओमेगा टी के साथ वाला, टी के साथ वाला कितना है बच्चों, 1.5 इंटू 10 की पावर 11, और x के साथ वाला 0.5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इंटू 10⁸ है। तो कंफर्म कर लेना कि स्पीड c है या कुछ और है। तो ई नॉट बी नॉट इंटू सी होता है, बी नॉट आपके पास इतना है, c कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 6। ठीक है बच्चों, c हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, ऐसे सवाल आते हैं भैया, ऐसे ही सवाल आते हैं, आपकी मौज आने वाली है, +4 नंबर बनने वाले हैं। अच्छा बच्चों, अब तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दिया, एक सर ऐसे दिमाग फाड़ने का सवाल दो। दिमाग फाड़ने का हो या ना हो, लेकिन ये सवाल है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट पर्टिकुलर टॉपिक देख के इंसान थोड़ा घबरा जाता है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ध्यान से देखने का। डिस्प्लेसमेंट करंट इतना है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, एरिया दे रखा है, डिस्टेंस बतानी है। चलो जी, करें क्या करें, यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, पॉज करो, सवाल करो। सारे सवाल मैं बोलूं ना बोलूं, पॉज करके करने हैं, तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज बेकार। चलो, डिस्प्लेसमेंट करंट, हाँ कोई टीचर उचर देख रहा हो सीखने के लिए तो बात अलग है, लेकिन कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज पॉज करके कोई भी देख रहा है, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ, सवाल नहीं करोगे तो बेकार है ना, इतिहास में दर्ज करो। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ तो वोल्टेज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्स को लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बाहर निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, पोटेंशियल V बाई डी होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बाहर हो गया। वैसे तो ये कैपेसिटेंस होती है, अगर कैपेसिटेंस दे रखा होता तो काम चल जाता, dV बाई dt। क्वेश्चन में आईडी दे रखा है 4.425 माइक्रो का, ध्यान रखना बच्चों, ये तो माइक्रो आपकी लंका लगा देगा। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट पता ही है, एरिया पता ही है, कहाँ है भाई एरिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी निकालना है, डी बाई डी टी दे रखा 10 की पावर 6, तो करो कैलकुलेट, मास्टर थोड़े करेगा कैलकुलेट भाई। ठीक है बच्चों, आजकल बच्चे ना कैलकुलेट नहीं करते। जैसे मैं बताऊं, एक टाइम मैं बता रहा हूँ, एक टाइम मतलब पहले ऐसा बच्चा होता था कि वो खुद ही बना लेता था, खुद ही परोस लेता था, खुद ही खा लेता था। फिर एक नई बच्चे की प्रजाति आई, वो क्या करता है कि आप बना दो, वो खुद लेके खा लेगा। फिर तीसरी प्रजाति आई कि आप बना दो, आप उसको परोस दो, वो खुद अपने हाथों से खा लेगा। चौथी प्रजाति आई कि आप बनाओ, आप ही परोसो, अपने हाथों से खिला दो। ठीक है बच्चों, अब एक अगली प्रजाति आ गई है। ठीक है बच्चों, और ये बहुत डेंजरस प्रजाति, वो चबाना भी नहीं चाहता, वो कहता है सर आप ही खाना ले लो, आप ही खा लो, और मुंह में जब बढ़िया से घुल जाए ना तो सीधे मेरे मुंह में डाल दो तो बहुत डेंजरस प्रजाति बच्चों, आप ऐसी प्रजाति ना बने, आप अपने काम खुद करें। ठीक है, आंसर 8 आ जाएगा, देख लेना। सनलाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन दे रखा है, एनर्जी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट। अब एनर्जी फ्लक्स मैंने तो बताया था इंटेंसिटी होती है,
लेकिन आप यूनिट से भी समझ सकते हो। यूनिट समझ लेना बच्चों, नाम बदल देगा कई बारी, बड़े गंदे गंदे से नाम है ना। तो मुझे पता है कि फोर्स होता है आई ए, बेसिकली देखो मैं आपको याद दिलाऊं, प्रेशर होता था I/C 1+R, इसमें रिफ्लेक्शन है नहीं, I/C हो गया। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, ये हो गया IA/C। अब I हो जाएगा FC/A, वैल्यू आखिरी में रखा करो, ठीक है बच्चों। फोर्स दे रखा है आपको, स्पीड ऑफ लाइट पता ही है, टाइम का कोई काम ही नहीं, ऐसे कंफ्यूज करने को दे रखा है, एरिया दे रखा है, लो जी हो गया। मजे आ रहे हैं, कतई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मौज आ रही है। आंसर प्लीज देखो बच्चों, सॉल्व नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा, प्लीज सॉल्व करो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आपके भविष्य का सवाल है और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ बच्चों, अगर आपसे सब कुछ हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, सीखने को मिल रहा है, तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करो, ठीक है बच्चों। जैसे मेरी पिछली एक वीडियो है लॉजिक गेट्स भी, अभी शायद बच्चे उतना लॉजिक गेट देख नहीं रहे, लेकिन उसमें बहुत सुंदर सुंदर कमेंट है, एकदम मज़े आ जाते हैं। आप अच्छे कमेंट लिखते हो ना, ठीक है, अच्छे लाइक देते हो, तो मास्टर को मोटिवेशन मिलती है, मास्टर और अच्छा काम करता, सोचता है कि अपने बच्चों के लिए ऐसे जान ही झोंक दे। तो प्लीज़ खूब सारे लाइक, खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। अच्छा, ये सवाल ट्राई करो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपसे हो जाएगा। पॉज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, 3 किलोमीटर पे इको होता है और साउंड जाके वापस आ जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कितना टाइम में वापस आएगी, लेकिन क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। इन अ मीडियम, ये हवा नहीं है, ठीक है, तो E0/B0 वहाँ का स्पीड हो जाएगी। E0 कितनी बच्चों, 2.25, और B0 कितनी बच्चों, 1.5 × 10⁻⁻8, 15 15 225, ये आ जाएगा 1.5 × 10⁸ अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी हो रही बच्चों, आधी हो रही, कितनी हो रही बच्चों, आधी हो गई है, ठीक है बच्चों। अब टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन ध्यान रखना 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर ठटक से आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर, तो 6000 मीटर कर देते हैं, और स्पीड कितनी है, इतनी, तो टाइम निकल जाएगा आपके पास, आ जाएगा 1.54 आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, सही है। लो जी, आंसर भी बिल्कुल सही। तो मौज आ रही बच्चों, मौज आनी चाहिए, प्लीज़ थोड़ा ब्रेक लेना तो ब्रेक लो, पॉज लो, थोड़ा कुछ खाओ पियो, ठीक है, और फिर आ जाओ। लेकिन सवाल करके जाना बच्चों, सवाल करोगे एक बारी में कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस के लिए, PYQ इधर उधर से, और बस आपका चैप्टर एकदम डन है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन मैग्नेटिक मीडियम जब भी आ जाए, इसका मतलब उसका μr 1 है, ठीक है, दे भी रखा है, इतना दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε0 पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने की जरूरत भी नहीं थी, कर लेते हैं। ओमेगा बराबर V के, V बराबर ω/k, ओमेगा कितना है बच्चों, 2 × 10⁻10, और k कितना है बच्चों, x के साथ होता है 200, तो ये आ गया 10⁸8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, तो C 3 × 10⁸8, ये हो गया, तो ये आपके पास 3 हो गया। अब ये होता है √μr ε0, बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है, μr 1 दे रखा है तो ε0 9 हो गया, बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमने ये लेक्चर सही से कर लिया और थोड़ी प्रैक्टिस करी, मौज आ जाएगी। कोई थ्योरी जानने की ज़रूरत नहीं इसके बाद, अनलेस आप बहुत रिसर्च करना चाहते हो। इतने से आप सवाल करो, ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मौज करो, ठीक है बच्चों। आंसर ए ही है, बिल्कुल ए है भाई। अगला, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पीड ये है, EM वेव्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और आपसे पूछा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ठीक है बच्चों। चलो भाई, तो इस सवाल को करते हैं। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो, हमेशा लाइट की स्पीड चेक कर लिया करो, ठीक है। ओमेगा बराबर V के, V बराबर ω/k, ओमेगा वो होता है जो टाइम के साथ होता है, K वो होता है जो इसके साथ होता है। ये बिल्कुल 3 × 10⁸8 आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ये मामला वैक्यूम का ही है। अब क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा मैग्नेटिज्म घुसेड़ दिया, लेकिन पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो B0 क्या होता है, E0/c, ठीक है।
ई नॉट 30 दे रखा है। अब कह रहा है मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो होता है। तो मैक्सिमम फोर्स इस केस में हो जाएगा क्यू वी बी, ठीक है। क्यू कितना बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी कितनी 0.1 सी 10 कर दो, और बी कितना है 30/c, लो जी 3 ही आ गया। तीन ई, हाँ ये हो गया ना, सिंपल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19। मैं तब से सोच रहा कि -18 होता है क्या ठीक है, -19 होता है भाई, मास्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भाई सब आगे चलें, आंसर सी हो गया, सी हो गया जी बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दे रखी है, तो क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अरे कुछ नहीं करना, देखो यार ये टर्म एज इट इज कॉपी करनी है, ठीक है। अच्छा t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर ये चीज़ कट गई, तो cos ओमेगा t तो आ ही जाएगा, नहीं t बराबर 0 पर ये पहली वाली चीज़ कट गई, तो cos माइनस के एक्स आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos प्लस थीटा होते हैं, cos के एक्स तो सब में, चलो कोई ना भाई साहब, ठीक है। अच्छा ई नॉट बाय बी नॉट सी होता है, तो बी नॉट होता है ई नॉट बाय सी, और सी होता है 1/μ∈r, तो ये होता है 1/μ0 ε0। तो अपने पास ई नॉट μ0 आ गया, ये हो गया। अब बस केवल ई नॉट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है। अब दिशा और देखनी है, अब दिशा कैसे देखोगे बच्चों, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है, ठीक है बच्चों, तो ई बी सी, ये जे मतलब वाई में है, अंदर एक्स है, तो लाइट कहाँ चल रही है एक्स में, तो ये क्या बचा जेड, तो आंसर जेड में आना चाहिए, तो जेड बोलता है, ये आंसर हो गया। लो जी कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस चीज़ को पकड़ के बैठो, स्टार्टिंग इज हाफ डन, ठीक है। आपने पकड़ लिया चैप्टर, हो गया। अब पता लगे बीच में भग गया कि नहीं यार मैं कुछ और करूंगा, अरे नहीं भाई साहब प्लीज़ थोड़ा पकड़ो, ये चैप्टर आपको +4 नंबर सीधे देगा, ठीक है बच्चों, प्लीज़ ध्यान से, है ना। आंसर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी, मास्टर होशियार है, मास्टर ने सब सिखा दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, एनर्जी फ्लक्स ऑफ ये फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स ध्यान रखना यूनिट से वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी है, एरिया दे रखा है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 40 मिनट। देखो बच्चों, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है तो R1 हो गया, तो ये I/c हो जाएगा, 1 + R1 हो जाएगा, इनटू साथ में एरिया हो जाएगा, और ये डेल्टा P/डेल्टा T होता है, तो डेल्टा P कितना हो गया IA डेल्टा T/c। तो आपको इंटेंसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है भाई साहब, एरिया दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सी दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो सी क्या करें, अरे सी सबको पता होता है बच्चों, 3 × 10⁸ कर लेना भाई, सवाल हो गया और क्या, ठीक है। आंसर आ जाएगा भाई 2, ठीक है। देखें कितने क्वेश्चन है, बस थैंक यू आने वाला है, इसके बाद आप लोग हो जाओगे चीता, क्या हो जाओगे चीता, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये है, ये इंटेंसिटी है अगेन, 25% रिफ्लेक्ट होगी, मतलब रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन 1/4 है, बाकी एब्जॉर्ब हो गया। फोर्स बता रखा है, पूछ रखा है, फोर्स क्या होता है IA/c, प्रेशर I/c इंटू 1 + R, प्रेशर इंटू एरिया। अब क्या करना है बच्चों, I दे रखा है 50, एरिया कितना है बच्चों, एरिया है मेरे पास 1, C 3 × 10⁸, 1 + R 1/4 कितना हो गया बच्चों, 50/3 × 10⁸ इंटू 5/4, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट कर लेना, कुछ ना कुछ आ जाएगा यार, ठीक है बच्चों, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये आंसर कुछ 250/12 इंटू 10⁻⁻8, मतलब 12 × 4 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो लो जी, सबसे क्लोज यही आंसर है, और कोई आंसर आसपास भी नहीं है। तो लो जी, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिए, बहुत सारे सवाल कर लिए, ठीक है भाई। और हमको सवाल करके बहुत मज़ा आया, मज़ा इसलिए आया क्योंकि हमने फटाफट में सीख लिया टॉपिक, और हमसे क्वेश्चन हो तो हमको कॉन्फिडेंस आ गया। अब कॉन्फिडेंस के बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लो, इधर उधर से थोड़े क्वेश्चन कर लो, बेस्ट है PYQ कर लो, है ना, और आपको फिर मौज आ जाएगी, फिर आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि हम EM वेव्स सही से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो इतना ही था, बस प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मास्टरों को अच्छी मोटिवेशन तब मिलती है, देखो एनर्जी तुम लोगों से आती है, ठीक है बच्चों, सही है। तो खूब सारा अपना प्यार दिखाएं,
और वीडियो को भर भर के लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट दो, ठीक है। अगर कुछ नहीं करना तो खूब सारे कमेंट दे दो और लाइक भी दे दो और शेयर भी खूब सारे दे दो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।